गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इससे पहले हम देख चुके हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होती है? ये बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होती है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, आप ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की थी तो उसमें दो टाइप हो गए थे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होती है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी की वजह से होती है। तो यहाँ हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसी की भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की देखना चाह रहे हैं। तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो उससे बेटर है कि पहले जरूरी ये हो जाता है कि हम क्या देखें, स्प्रिंग क्या होती है। तो देखिए, स्प्रिंग कई प्रकार की होती है। स्प्रिंग आपकी ऐसे भी हो सकती है, नॉर्मली आपके पेन वगैरह में जो होती है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग। और स्प्रिंग ऐसे भी होती है जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं जिनमें हम चाबी भरते हैं, उनके अंदर कभी देखना खोल के तो ऐसी स्प्रिंग मिलेगी। इसको बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग। तो क्लियर? स्प्रिंग कई प्रकार की हो सकती है, वो हेलिकल भी हो सकती है, वो स्पाइरल भी हो सकती है। अब स्प्रिंग जो है वो जनरली हम क्या लेते हैं? मासलेस लेते हैं। कैसे लेते हैं स्प्रिंग? मासलेस लेते हैं। मासलेस स्प्रिंग लेने का कारण क्या है? मासलेस स्प्रिंग लेने का कारण यह है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग के हर जगह सेम रहे। मतलब यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स सेम रहे, यहाँ पर भी सेम रहे, यहाँ पर भी सेम रहे, यहाँ पर भी उतना ही 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 रहे। यानी स्प्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स सेम रहे। इसलिए हम स्प्रिंग को क्या लेते हैं? मासलेस लेते हैं। क्लियर? अब जो स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप इस तरीके से कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्प्रिंग को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी स्प्रिंग के अंदर दोनों चीज पॉसिबल है, कंप्रेशन भी और एक्सटेंशन भी। यहां आप दोनों काम कर सकते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, ये दोनों काम कर सकते हैं। देखिए, कंप्रेशन करना हो या एक्सटेंशन करना हो, क्या करेंगे आप? स्प्रिंग के दोनों ही एंड के ऊपर आपको इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होता है। जैसे आप कंप्रेशन करेंगे तो इधर से इधर फोर्स लगाएंगे और इधर से इधर फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे दबाएंगे। और अगर एक्सटेंशन करना है तो इधर से ऐसे और इधर से ऐसे लगाएंगे, मतलब ऐसे पकड़ के खींचेंगे बाहर की तरफ। तो स्प्रिंग के दोनों ही जो एंड होते हैं उनके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे आप कंप्रेशन करें चाहे आप एक्सटेंशन करें। और जो फोर्स आप लगाते हैं वो इक्वल होता है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इधर से इधर लगाएंगे तो इधर से इधर लगाएंगे, वो उधर लगाएंगे तो ये इधर लगाएंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग में जो फोर्स लगाया जाता है वो दोनों ही एंड पे इक्वल होता है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। चलिए हम समझ लेते हैं कंप्रेशन में या एक्सपेंशन में होता क्या। देखिए, जब आपने कंप्रेशन किया या एक्सपेंशन किया तो जो आप ये फोर्स लगा रहे हो ना, कंप्रेशन करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वो तो अप्लाइड फोर्स होता है। यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो आपने दोनों एंड पे लगाया, इक्वल लगाया और अपोजिट डायरेक्शन लगाया। लेकिन उसी समय स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इस एंड पे वो इधर हो जाएगा, इस एंड पे वो उधर हो जाएगा। आप तो ये फोर्स लगा रहे हो, ऐसे लगाया फोर्स आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। और एग्जैक्ट जो ये आपका अप्लाइड फोर्स है ना, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसी के बराबर होगा। लेकिन
जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उसको क्या बोलते हैं हम? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जैसे समझिएगा, मैंने स्प्रिंग है ये, इसको ऐसे कंप्रेस करने के लिए जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। अब स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो किधर हो रहा है? वो मेरे हाथों पे जोर लगा रहा है बाहर की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो जब भी आप कंप्रेशन करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे, दोनों ही सिचुएशन के अंदर स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो जो फोर्स है जो डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं स्प्रिंग को, तो आपको काम करना पड़ता है अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए स्प्रिंग है ये, मान लीजिए, अब मैं इसको अगर ऐसे दबाऊंगा तो मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, और इसके अंदर क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो मेरे हाथों पे उल्टा लग रहा है, तो मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा हूं तो स्प्रिंग मेरे ऊपर लगा रही है। अब मैं स्प्रिंग के ऊपर अगर और फोर्स लगाऊंगा और कंप्रेस करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे काम करना पड़ेगा, और किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? वो रिस्टोरिंग फोर्स के। तो मुझे रिस्टोरिंग फोर्स के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा, और जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, यहां पे जो वर्क डन कर रहा हूं, ये वर्क डन ही स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्प्रिंग हो या कोई रबड़ भी हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे ये कोई स्प्रिंग है। अब मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा तो मैं इसके दोनों एंड पे इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लगा रहा हूं तो ये इधर लगा रहा हूं। ऐसे इसको कंप्रेस करूंगा तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, ये तो अप्लाइड फोर्स है, और अब इस स्प्रिंग के अंदर है, इस पेन को आप स्प्रिंग मान ले, इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा? मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूं तो वो क्या होगा? बाहर की तरफ, और वो फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं अगर इसको कंप्रेस करूंगा तो मुझे अब काम करना पड़ेगा अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, और वही काम क्या किस में स्टोर हो जाता है? स्प्रिंग के अंदर एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग की आप डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is the energy associated with state of compression or expansion of spring। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज द एनर्जी, वो एक एनर्जी ही है, एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है उस समय, या स्प्रिंग जो एक्सपेंड है उस समय, उसके साथ जो एनर्जी होती है या उसमें जो एनर्जी होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
to calculate elastic potential energy of spring. क्लियर? तो हम क्या मानते हैं, हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं जो ये मासलेस स्प्रिंग है, इसका एक एंड ए जो है ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स है और इसके फ्री एंड से, जो ये फ्री एंड है, इससे एक बॉडी कनेक्ट है जिसका मास m है और ये जो बॉडी है जिसका मास m है ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखी हुई है ये। अब चूंकि ना आप इसको कंप्रेस कर रहे हो ना इसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, ये फ्रीली यहां रखी हुई है, तो ये जो पोजीशन है जहां पे ये बॉडी रखी हुई है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए इस बॉडी को के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इधर, तो ये बॉडी पे जब इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, स्ट्रेच होगी और आपकी बॉडी जो है वो यहां तक आ जाएगी। तो मतलब आपने मान लीजिए बॉडी को x डिस्टेंस तक मूव कराया है। इस बॉडी को जब बॉडी को x डिस्टेंस तक आप मूव कराएंगे तो इसका मतलब स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई है, x। स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ी है, x। क्लियर? तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अब रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स उधर लगाया था, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है वो ध्यान रखना कि इधर जो आपका अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, तो इधर जाएगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स। और ये मैंने पहले भी बताया, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वली होते हैं, बट ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो अगर ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन स्मॉल है तो क्या होगा, देखिए, फोर्स स्मॉल, स्ट्रेच और कंप्रेशन, फॉर स्मॉल स्ट्रेच और एक्सपेंशन, ये स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे करेगी। क्लियर? ये क्या करेगी, हुक्स लॉ को ओबे करेगी। और हुक्स लॉ क्या है ये देखिएगा। तो हुक्स लॉ जो है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेच और कंप्रेशन के। स्प्रिंग में जो भी स्ट्रेच या जो भी कंप्रेशन हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेच या कंप्रेशन के। तो यहां पे स्ट्रेच हो रहा है यहां पे, और स्ट्रेच कितना हो रहा है, ये हो रहा है। क्लियर? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना कि रिस्टोरिंग फोर्स के ये माइनस साइन आएगा। क्यों आता है माइनस साइन, ये क्लियर कर दो। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स चाहे आपकी कोई सी भी कंडीशन है, चाहे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा होता है, दोनों ही कंडीशन में। क्लियर? जैसे ये बॉडी इधर चली गई तो वो इधर लगा हुआ है, और जब ये बॉडी इधर चली जाती तो वो उधर लगा हुआ होता। तो ये होता है। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस एफ इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, वो मैं के ले रहा हूं तो ये हो गया। तो ये आपका हुक्स लॉ है। और यहां पे जो ये के आ रहा है ना, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, हमने ये देखा
कि स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन x आ रहा है तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या होगा वो हमने देख लिया। क्लियर? अभी हमने देखा था ना, हमने ये देखा कितना होता है, ये होता है -f इक्वल टू के एक्स, ये होता है। अब मैं इस बॉडी को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाह रहा, थोड़ा और मूव कराना चाह रहा हूं, स्प्रिंग में थोड़ा और एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए मैं बॉडी को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं। कितना? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करना चाह रहा हूं। तो फिर वर्क डन कितना होगा? क्लियर? वो देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडिशनल increase in length of spring by dx. Clear? Small amount of work done in additional increase in length of spring by dx. उसको dx और increase करते हैं तो वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन का आप फार्मूला जानते हैं। क्लियर? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? वो होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां फोर्स कितना है? यहां फोर्स है -f। क्लियर? क्योंकि यहां वर्क डन क्या कर रहे हैं आप देखिए, यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उधर लगा हुआ है। क्लियर? तो जो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हैं। क्लियर? मैं यहां चाहता तो लिख सकता था अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है तो वो कितना होगा? -f dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और -f कितना है? kx। तो ये हो गया। लेकिन स्प्रिंग को तो आपने मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कराया था? पहले कितना कराया था? x। तो ये x डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें कितना वर्क डन होगा वो देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? total amount of work done in increasing length of spring by x from mean position. Clear? So total amount of work done in increasing length ऑफ स्प्रिंग बाई एक्स, तो वो कितना होगा? देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को तो W से लिखेंगे और वो कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर दे, kx dx, इसका आप इंटीग्रेशन कर दे। कहां से कहां तक? बॉडी तो यहां थी, यहां से यहां ले गए, तो यहां तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर तो x की वैल्यू कितनी है? 0, और यहां कितनी है? x। यहां तो x की वैल्यू x हो जाएगी और यहां x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। यानी सिंपली आप ये कह सकते हो फ्रॉम 0 टू x kx dx, के बाहर कर ले इंटीग्रेशन 0 टू x x dx, और ये कितना आएगा? के बाहर ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू x। उसको हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए k, और अपर लिमिट यहां यूज करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यहां यूज करेंगे तो कितना आएगा? 0 का स्क्वायर, और अपॉन इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, तो वो तो मैं बाहर कर देता हूं। ये आएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कितना हो जाएगा? 1/2 के एक्स स्क्वायर,
और ये जो वर्क डन आ रहा है यही इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्या हो जाएगा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो ये हो गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग।